नमस्कार, मैं हूं जय दुबे। एशियन न्यूज के खास पेशकश एशियन स्पेशल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम महाराष्ट्र का संग्राम पर बात करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को सिंगल फेज में वोटिंग है। आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र राज्य कैसे बना। दरअसल देश की आजादी के बाद मध्य भारत के सभी मराठी इलाकों को मिलाकर एक राज्य बनाने की मांग को लेकर चले आंदोलन के बाद 1 मई 1960 को कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, खानदेश जिसको कहा जाता है, और विदर्भ संभागों को एकजुट करके महाराष्ट्र की स्थापना की गई। महाराष्ट्र क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में संख्यात्मक रूप से मजबूत मराठा कुनबी समुदाय राज्य की राजनीति पर हावी हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के उन चेहरों की जिन पर या उनकी बनाई राजनीति पार्टी पर ही यहां की राजनीति केंद्रित रही है। कांग्रेस पार्टी ने 1960 में राज्य बनने के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति पर अपना दबदबा कायम रखा। पहले महाराष्ट्र यशवंतराव चौहान, वसंत दादा पाटिल, वसंतराव नाइक और शंकरराव चौहान जैसे कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों का गढ़ बना, जबकि शरद पवार करीब 50 साल से राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे। अपने करियर के दौरान उन्होंने कांग्रेस को 2 बार विभाजित किया। आपातकाल के बाद कांग्रेस में 2 फाड़ हो गया और पवार रेड्डी कांग्रेस के साथ चले गए। जुलाई 1978 में उन्हें महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 1967 में पहली बार विधायक बने शरद पवार 1975 में पहली बार राज्य के कैबिनेट मंत्री बने थे। पवार 1986 में कांग्रेस में लौट आए और 1988 में महाराष्ट्र के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वो पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार हो गए। शरद पवार 1999 तक कांग्रेस में रहे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निधन के बाद कांग्रेस के लोकसभा चुनाव जीतने के पश्चात पवार ने खुले तौर पर अपनी प्रधानमंत्री पद की आकांक्षाओं को जाहिर कर दिया। हालांकि पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए पीवी नरसिम्हा राव को चुना। इसी बीच सोनिया गांधी को 1998 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इससे कांग्रेस के कुछ नेता नाराज हो गए। इसमें शरद पवार भी शामिल थे, जो उस समय लोकसभा के विपक्ष के नेता थे। इसके बाद शरद पवार ने 10 जून 1999 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की गठन की और यहीं से कांग्रेस का एक और विभाजन का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस से अनौपचारिक रूप से निकल जाने के बावजूद पवार और राकंपा ने जल्द ही कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। राकंपा कांग्रेस ने 1999 में महाराष्ट्र में सरकार बनाई। कांग्रेस और राकंपा का गठबंधन 2014 तक केंद्र की सत्ता में भी रहा। राकंपा भी 2004 में एनडीए सरकार की हिस्सा बनी रही। शरद पवार 2004 से 2014 तक केंद्रीय मंत्री रहे। राकंपा ने 2014 में आई मोदी लहर के साथ केंद्र और महाराष्ट्र दोनों में सत्ता खो दी। आम चुनाव 2019 में एनसीपी महाराष्ट्र में केवल 5 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। हालांकि राकंपा ने विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि भाजपा शिवसेना गठबंधन टूट गया और राकंपा कांग्रेस व शिवसेना ने मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई। हालांकि इससे पहले ही राज्य की राजनीति में शिवसेना का जन्म हो चुका था, जिसकी बदौलत उसके संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट कहलाए। बाला साहब ठाकरे ने मुंबई में गैर मराठियों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ अभियान भी चलाया। बाला साहब ठाकरे को स्थानीय मराठी आबादी, मराठी मानुष के हितों को आगे बढ़ाने के लिए लाखों लोगों का समर्थन मिला। महाराष्ट्र की राजनीति में करीब 6 दशकों तक सबसे बड़े नेता में से एक रहे ठाकरे ने 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी। शिवसेना को मुंबई में मराठी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन के रूप में जाना जाता था। 2 साल के अंदर 1968 में शिवसेना के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन में मुंबई नगर निगम चुनाव में 42 पार्षद चुने गए। पार्टी को पहला विधायक अक्टूबर 1970 में मिला। उधर 1980 में हिंदुत्व के विचार से ओतप्रोत एक नए सियासी दल का उदय हुआ, जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। एक ही विचारधारा की वजह से 1984 में भाजपा और शिवसेना के बीच पहली बार गठबंधन हुआ। 1990 में शिवसेना ने भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और शिवसेना विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल बन गई। हालांकि एक बगावत के चलते नेता प्रतिपक्ष का पद भाजपा के खाते में चला गया, लेकिन
90 के दशक में मंदिर आंदोलन और सांप्रदायिक आंदोलनों की वजह से हुए ध्रुवीकरण का फायदा भाजपा शिवसेना गठबंधन को बहुत ज्यादा हुआ। 1995 में महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना और भाजपा गठबंधन की सरकार बनी और शिवसेना नेता मनोहर जोशी राज्य के मुख्यमंत्री बने। यह सरकार 1999 तक चली। इसके बाद भाजपा और शिवसेना को करीब 15 साल यानी 2014 तक विपक्ष में रहना पड़ा और कांग्रेस की सरकार कंटिन्यू चलती रही। 2003 में उद्धव ठाकरे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने। 2005 और 2006 में शिवसेना को बड़ा झटका लगा। दिग्गज नेता नारायण राणे ने पार्टी छोड़ी और बाला ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने पार्टी से अलग होकर मनसे नाम की एक और पार्टी बना दी। इसके बाद 17 नवंबर 2012 को बाला साहब ठाकरे ने अंतिम सांस ली। बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद पहली बार साल 2014 में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूटा। हालांकि चुनाव बाद दोनों दलों में गठबंधन फिर से हो गया। साल 2019 विधानसभा चुनाव भाजपा और शिवसेना ने मिलकर लड़ा, मगर शिवसेना मुख्यमंत्री के पद पर अड़ गई। नतीजा यह हुआ कि गठबंधन दोबारा टूट गया। तमाम सियासी उठापटक के बाद 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत परीक्षण से पहले ही 26 नवंबर को दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 28 नवंबर को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी सरकार सत्ता में आई। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बने। करीब 2.5 साल बाद जून 2022 में शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से और उसके एक साल बाद एनसीपी के अजित पवार ने शरद पवार से बगावत कर दी। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को महाविकास अघाड़ी नाम दिया गया। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर लोकसभा चुनाव में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियों को बढ़त मिली थी। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट के बाद कुल 158 दल चुनाव मैदान में हैं। इनमें 6 बड़ी पार्टियां 2 गठबंधनों का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा की अगुवाई में शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी महायुति का हिस्सा है, जबकि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। अब ये गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक रहे हैं। इस पूरे मसले पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं योगीराज योगेश, जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उनकी राजनीति विश्लेषण बहुत ही अच्छी है। और साथ में छत्तीसगढ़ के बड़े पत्रकार उचित शर्मा जी हैं, जो कि बताएंगे। और साथ में हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं राजेश लाहोटी जी, जो कि एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 के ग्रुप संपादक हैं। आप तीनों अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे प्रोग्राम एशियन स्पेशल में। समझने की बात है, मैं पहला सवाल लूंगा उचित शर्मा जी से। महाअघाड़ी और महायुति, 2 बड़ी सेनाएं या 2 बड़े राजनीतिक दल टूटते टूटते, बिखरते बिखरते बाद में पुनः 2 भाग में जुड़ गए, आप ऐसा कह सकते हैं। अभी वहां की जो विचार हैं या अभी वहां के जो परिवेश हैं जिस पे हम चर्चा करने के लिए आज समझ रहे हैं, 20 तारीख मतलब कि कल एक ही उसमें चुनाव होना है। चुनाव खत्म हो जाएगा। कई बार कई टुकड़ों में चुनाव होता है अन्य राज्यों में, बट महाराष्ट्र में एक ही बार में चुनाव खत्म हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। क्या लगता है उचित शर्मा जी, क्या भाजपा पिछले सालों में, लगभग 2 से 2.5 सालों में, जहां से शिंदे गुट का टूटना हुआ और उसके बाद भाजपा में देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको उप मुख्यमंत्री के पद पर समझौता करना पड़ा, इस समीकरण क्या रंग खिला सकती है? पहले बात करते हैं भाजपा की, क्या लगता है आपको? देखिए, भाजपा जो है मूलतः जो महाराष्ट्र में उनकी इमेज जो छवि थोड़ी सी जय जी खराब तो हुई है इस टूट फूट के सिलसिले में जी। यहाँ पे जितनी बड़े दल है इन लोग में टूट पड़ी है और 3 की जगह अब 6 पार्टी हो गई। सभी के अपने अपने छोटी पार्टियां हो गई। अब वहां पे जो इंडिविजुअल की जगह इंस्टीट्यूशन अब चुनाव लड़ रहे हैं। 3 इस तरफ है, 3 अघाड़ी में है, तो 3 महायुति में है। राइट। अगर आप देखें तो वहां पे आप ये देखिए कि एक राजनीतिक दलों का लघु एवं कुटीर उद्योग जैसा शुरू हो गया है और
दल बदल जो है वहां पे बहुत कॉमन चीजें हो गई कि वो लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, राइट वाला लेफ्ट में जा रहा है। इतना घालमेल चीजें अभी वहां है, तो अभी समझ से पूरे परे। हालांकि ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की, अगर आपका स्पष्ट सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी एक मुख्य रूप से उभर के फिर से वापस आ सकती थी, उन्होंने काफी एक इंडिविजुअल रूप में आ सकते थे, लेकिन 2022 की जो स्थिति गई, फिर गुवाहाटी के होटल में फिर जितने खरीदे हुए नेता थे, जिस लोगों में उन्होंने टूट के बिखरे, उन लोगों के जिस तरीके से डांस महाराष्ट्र के लोगों ने देखे और जिस तरीके से टूट फूट पड़ी, उससे भाजपा की छवि को धक्का लगा है। नो डाउट कि भाजपा को बहुत सेक्रीफाइस इधर करने पड़ेंगे और इस पे मुझे नहीं लगता कि बहुत मजबूत है। नो डाउट कि भारतीय जनता पार्टी एक महीन पार्टी है, बहुत राजनीतिक मतलब रूप से काफी मैच्योर पार्टी आप इसे कह सकते हो। दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी कोसना भी जानती है, क्रिटिसाइज, कोसना मतलब क्रिटिसाइज करना, तो भारतीय जनता पार्टी कोसना भी जानती है और कोस का इस्तेमाल भी जानती है। आप मेरे हाथ को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि कोस का भी इस्तेमाल करती है और कोसना भी जानती है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी आर्थिक रूप से काफी मजबूत है और फिर वहीं आके जो बीच बीच में जो तड़का लगाते हैं, वहीं पे आप मुद्दे आप देखिए कि आप जय जी वहां पे देखिए मुद्दे एक तरफ हो गए, जो धारावी का डेवलपमेंट है, मराठा रिजर्वेशन है, महंगाई है, ये मुद्दे अब गौण हो गए। आप देखिए वहां पे जोगी का तड़का चल रहा है, वहां पे एक अब हम तमाम मुद्दों पे अब चर्चा और बहस की बजाय वहां पे चर्चा हो रही है। एक है तो सेफ है, लड़ेंगे तो बटेंगे। ये इस क्या बोला चाहिए हवन में, एक चुनावी हवन में ये योगी जी का एक नया मुद्दों का स्टार्टअप है। ये मुद्दों का स्टार्टअप ये दे के उस पर बहस जीना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा चुनाव जो मूल और बुनियादी सवाल है उससे हट के ये एक है, एक कटिंगे और बटेंगे, एक है तो सेफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। स्थिति काफी खराब है सिंध गुट की, भाजपा की इतनी, हालांकि वो संघर्ष करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। स्पष्ट रूप से किसे बहुत लाभ मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूं कि अपर हैंड पे शरद पवार एंड कंपनी, राहुल गांधी एंड कंपनी, उद्धव ठाकरे एंड कंपनी है। इस तरीके से पार्टी में टूट फूट हुई, तो जो लोग भावनात्मक रूप से अटैचमेंट रखते थे शिवसेना का और जो बाल ठाकरे से बहुत करीबी रहे हैं, बाल ठाकरे को रूप वहां भगवान के स्वरूप वहां माने जाते हैं, जिस तरीके से उनकी छवि रही है, तो एक मराठा योद्धा जो है उसके रूप में उनकी छवि रही है। वो गुट इमोशनली जो है आज भी उद्धव ठाकरे के साथ। तो इतना आसान भारतीय जनता पार्टी को अपने शाम नाम दंड भेद खरीद फरोख्त जितने भी तमाम तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं, वो भी होता नजर नहीं आ रहा है। वो भी सिंधे उन्हीं की तरफ से निकले लोग हैं, उन्हीं ने नेता बनाए हुए लोग हैं। अब वो उन पे भी जो आंख दिखा रहे हैं, हालांकि कोर्ट के इसमें तो कह चुके कि कोर्ट के फैसले भी जो आए और उस जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी जो संलिप्तता इसमें दिखी और उसके विरुद्ध वो जाते दिखे, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बातें उन्होंने की, इस तरीके से जो दल बदले, तो महाराष्ट्र की इन 5 सालों में आप देखें जय जी, तो 5 सालों में जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये हुआ है और जिस तरीके से मतलब लोकतंत्र का माहौल उड़ाया गया, लोकतंत्र की हंसी पूरे के पूरे हिंदुस्तान में फैलाई गई और लोकतंत्र को एकदम कमजोर किया गया, आर्थिक हितों को साधते हुए, लोगों को खरीद फरोख्त करते हुए। हमने इंडिविजुअल खरीद फरोख्त तो सुनी थी, ये इंस्टीट्यूशनल खरीद फरोख्त इसको कहते हैं कि हम एक व्यक्ति को ले आए, 2 व्यक्ति को ले आए, लेकिन संस्था को तोड़ के ले आए। ये बड़ी अजीब सी स्थिति। खैर वो औद्योगिक राजधानी है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा टैक्स का पैसा, जीएसटी का पैसा उसी जगह से ही आता है, तो नो डाउट कि वहां पैसों का भरपूर उपयोग करके भरपूर लोकतंत्र के माहौल बना के वहां पे उम्मीदों की पतंग उड़ाई गई है। ये बात सत्य। तो अभी फिलहाल जो कल स्थिति है, जो मूल बुनियादी मुद्दे वो गौण रहेंगे, कटेंगे बटेंगे जैसे मुद्दे शुरू रहेंगे। जोगी जी जैसे लोग आके वहां की हवा फिजा बिगाड़ने का प्रयास रहेगा। आप क्यों इन लोग बात नहीं करते मराठा रिजर्वेशन पे? इतने आंदोलन हुए, मराठा आंदोलन लेके जो काफी इतनी पब्लिक जो चिल्ला रही थी, क्यों विदर्भ के किसानों को लेके बात नहीं, क्यों वहां के महंगाई को लेके क्यों बात नहीं हो रही? वहां पे आप देखिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेके जो सबसे बड़ा इशू जो उभर के आया, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा अब हम यही वापस आ जाते हैं कि लड़ेंगे तो कटेंगे, ये ठीक नहीं है। और मतलब महाराष्ट्र में ये मैं कहूं कि जो लोकतंत्र का मर्सिया पढ़ा जा रहा है, खत्म हुआ जा रहा है लोकतंत्र, मतलब एकदम किनारे और रद्दी की टोकरी में जैसे डालने की जो कोशिश हो रही है, ये देश की राजनीति के लिए उचित नहीं है।
जी, अब इसी मुद्दे पर और इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं योगीराज जी के पास में। योगीराज जी, भाजपा हमेशा से नैरेटिव सेट करने के लिए जानी जाती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। भाजपा कहीं ना कहीं अपने मुद्दों पे पीछे हो रही थी, कहीं ना कहीं घिर रही थी, तो भाजपा ने एक नया नैरेटिव सेट किया। हो सकता है कि बुद्धिजीवियों का दिया हुआ नैरेटिव हो या व्यवस्थित तरीके से बनाया गया सेट किया हुआ नैरेटिव हो कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का बोलबाला है, बहुत सबसे ज़्यादा आप अगर कह सकते हैं तो महाराष्ट्र में हिंदुत्व का वर्चस्व भी बहुत ज़्यादा है और लोग ब्लाइंडली फॉलो भी करते हैं और वहीं से शिवसेना को जगह भी मिली थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या योगी जी की यह एक बात और जो नैरेटिव सेट करने की आदत रही है भाजपा की, वह फिर से कामयाब हो पाएगी महाराष्ट्र में? जय दुबे जी, मुझे ऐसा लगता है ये जो प्रयास इसको कहें योगी जी का या जो बीजेपी का नैरेटिव जिसको आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये काम करेगा, ये भविष्य की बात है, लेकिन ये काम कर गया, ये वर्तमान की बात है, ये वर्तमान की हकीकत है। और बटेंगे तो कटेंगे जब हरियाणा जैसे स्टेट में चल गया तो महाराष्ट्र तो विशुद्ध रूप से धुकागड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस नारे ने पूरी विचारधारा, पूरा चुनाव बदल दिया। इस चुनाव के पहले तक भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे चल रही थी और स्टार्ट हुए थे चुनाव की प्रक्रियाएं, चुनाव की गतिविधियां, तब महाविकास अघाड़ी गठबंधन बहुत आगे था। लेकिन पिछले कुछ 15-20 दिनों में कुछ बीजेपी की स्ट्रेटेजी, कुछ शिवसेना एकनाथ शिंदे की स्ट्रेटेजी, योगी की रैलियां, मोदी की रैलियां, इन्होंने बहुत माहौल बदला। और मैं ये मानता हूं कि इस समय आप देखिए, चुनाव भले ही महाराष्ट्र का हो रहा, क्योंकि आपने योगी जी का जिक्र किया, तो सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन पूरे चुनाव में योगी आदित्यनाथ है। ये बड़ा ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये महाराष्ट्र के लोगों में ये चीज घर कर गई है। ये जो नारा है, ये नारे ने पूरा का पूरा एक परिदृश्य बदला। ये महाराष्ट्र के लोगों से आप जब बात करते हैं तब ये समझ में आता है। और आप ये देखिए, महाराष्ट्र पूरा का पूरा मराठाओं पर सेंटर्ड था। मराठा बहुत प्रभावी वहां रहे हैं, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो ठाकरे परिवार रहा हो, चाहे ठाकरे परिवार से एकनाथ शिंदे हो। मराठा राजनीति के इर्द गिर्द महाराष्ट्र की राजनीति घूमती थी। लेकिन इन मराठाओं में भी 3 फाड़ हुए। ये जो मराठाओं की ये जो चुनाव है, ये मराठाओं की अस्तित्व का भी चुनाव है, ये मराठाओं की एकता का भी चुनाव है। क्योंकि जब 3 बड़े नेता 3 अलग अलग डायमेंशन में जा रहे हैं, तो अंदाज लगा लीजिए इस चुनाव का क्या होगा। और इसीलिए बीजेपी को थोड़ा सा जो एज मिला है, वो इसीलिए मिला है। लोग बहुत पहले से ये कह रहे हैं, अब जैसे शरद पवार जी की आप बात करें, शरद पवार बहुत कद्दावर नेता महाराष्ट्र के रहे। शरद पवार ने अपने पॉलिटिकल कैरियर में जो अचीव करना था वो अचीव कर चुके। तो योगीराज जी, आप ये कहना चाहते हैं कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खाने की कोशिश कर रहा है? अब आप इसको ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदर वाली बात भी नहीं है यहाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां माहौल बनाया, ये जो योजना लाड़की बहना योजना लेके आए और तमाम सारी जो घोषणाएं उन्होंने एकदम जो किए हैं, और हरियाणा के चुनाव के बाद जो एक नैरेटिव बना, उससे काफी कुछ एज बीजेपी को मुझे ऐसा लग रहा है कि मिल रहा है। और खासतौर पर उन क्षेत्रों में, अब जैसे पश्चिम महाराष्ट्र में तो शरद पवार का गढ़ है, बिल्कुल विदर्भ शिवसेना का गढ़, लेकिन इन सारे गढ़ों में भी बीजेपी ने अपनी सेंध लगाई है। और चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाले समय बताएगा, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र का चुनाव ये पहला ऐसा चुनाव है, इतना इंटरेस्टिंग, उतना दिलचस्प है, क्योंकि 6 बड़े कद्दावर नेता लड़ रहे हैं। बिल्कुल, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं हमारे ग्रुप एडिटर राजेश लाहौटी जी से। राजेश लाहौटी जी, इसी सवाल को और आगे बढ़ाते हैं और इन डेप्थ चलते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। भाजपा की हमेशा से आदत रही है, भाजपा चूंकि जब से पार्टी बनी है और भाजपा के लोग जब से काम करना चालू किए हैं और जब से एग्रेसिव हुए हैं, हमेशा से भाजपा किसी भी राज्य में 1, 2, 5 सीट से इंटर करते हुए सीधे
1 या 2 टर्म के बाद सरकार बना लेती है। सवाल कांग्रेस के ऊपर है, कांग्रेस अपनी जमीन क्यों नहीं बचा पाती है? कांग्रेस में ऐसी क्या कमी है, या कांग्रेस के बुद्धिजीवियों में ऐसी क्या कमी है, कहां वो मात खा जाते हैं कि अपने पिच को डिफेंस नहीं कर पाते हैं, या एग्रेसिव तो खेलना दूर की बात है, डिफेंस तक नहीं कर पाते हैं। महाराष्ट्र कहीं ना कहीं शिवसेना और कांग्रेस का गढ़ रहा है, जहां अब भाजपा राज कर रही है। क्या कहना चाहेंगे राजेश लाहौटी जी? कांग्रेस की जो अपन शुरू से स्थिति देखते रहे हैं जी कि कांग्रेस धीरे धीरे अपनी जो जगह है वो छोड़ती जा रही है और दूसरे उस पर कब्जा करते जा रहे हैं जी। उस पर उनका आधार मजबूत होता जा रहा है, चाहे वो वहाँ की रीजनल पार्टी हो या फिर बीजेपी हो जी। यहाँ जो सबसे बड़ी बात आ रही सामने कि कांग्रेस अपनी जमीन क्यों नहीं बचा पा रही, उसका एकमात्र अगर हम कारण देखें तो शुरू से लेकर अब तक हर स्टेट में हर जगह वो एक ही कारण है कि कांग्रेस के नेता कभी भी अब एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। उनमें जो एक विश्वासघात वाली जो भावना है वो हमेशा कायम रहती है। और दूसरी बड़ी बात, जब भी चुनाव लड़ते हैं तो वो अपने प्रतिद्वंदी को ही हराने में ज्यादा भरोसा रखते हैं बजाय सामने वालों को हराने के। तो यही कारण है कि कांग्रेस आज भी अपनी इसी नीति पे काम कर रही है और इसी नीति के कारण वो हर जगह से, हर राज्य से अपनी जगह छोड़ती चले आ रही है और दूसरे उस पर काबिज होते जा रहे हैं। तो अपन ये मान ले कि कांग्रेस मुक्त भारत बनने वाला है, ऐसा मान ले जिस हिसाब से भाजपा की स्ट्रेटेजी और एग्रेशन है? नहीं, अभी अपन ये कहना शायद बहुत जल्दी होगा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनने वाला है या बीजेपी जो एग्रेसिव होती जा रही है तो वो इस तरह से काबिज होती चली जाएगी। दरअसल क्या है कि जो कांग्रेस की जो रीति नीति है वो काफी हद तक अब बीजेपी में भी आती जा रही है। कई स्टेट्स में हम इसके रिजल्ट भी देख चुके हैं कि बीजेपी अपनी ही लड़ाई, अपनी ही पार्टी में झगड़ों के कारण, स्थानीय स्तर पर झगड़ों के कारण वहाँ की जमीनें उनसे छूटी है, या फिर वो जो पुरानी जो सीटें थी जो हासिल कर चुकी थी उससे काफी कम में आई है। लेकिन रीजनल पार्टियों का दौर जो था वो इन दिनों काफी बढ़ रहा है और वो फिर से काबिज होती जा रही है। कहीं ना कहीं या तो अपन कहें कि वो गठबंधन के तौर पे सामने आ रही है या फिर सामने दूसरी तरीके से आती जा रही है। उचित शर्मा जी के पास चलते हैं। बड़ा सवाल एक और है उचित शर्मा जी, फ्री बीज कब बंद होगा? हरियाणा में हमने देखा, इसके पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में देखा, फिर वहां पे भी वही लाडली बहन योजना जो कि मध्य प्रदेश से चालू हुआ, महाराष्ट्र में पहुंच गया, फिर बेरोजगार युवाओं को पैसे देने की बात हो गई। ये कब बंद हो गया? कब, मतलब आप ऐसा समझिए कि आम जनता का पूरा पैसा सरकार उठा के घर बैठे लोगों को बांट दे रही है। विकास कब होगा? और ये पार्टियों की नीतियां बदलेगी कब कि हम विकास पे बात करें, रोजगार के उत्थान पे बात करें, रोजगार सृजन की बात करें, ऐसा काम करें जिससे विकास हो, न कि हम सिर्फ फ्री बीज बांटते जाएं, सरकारी खजाने को लुटाते जाएं। कब? आपके इस सवाल का जवाब अयोध्या में बैठे रामलला के पास भी नहीं होगा। जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं कि ये फ्री बीज कब बंद करेंगे, तो ये ईश्वर के पास भी नहीं है इसका जवाब, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ी हुई हैं और फ्री बीज के बदले आप जो राजनीतिक सफलताएं हासिल कर रहे हैं, तो हकीकत ये है कि ये बड़ा दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि हम फ्री बीज, मतलब ये एक तरीके से रिश्वत देके आप वोट खरीद रहे हैं, सरकारें खरीद रहे हैं और देश को गर्त में डाले जा रहे हैं। आप इंटरनेशनल आप सर्वे देखें तो जिस तरीके से फ्री बीज में हमारे अत्यधिक धन और पूरा का पूरा एक जो लोगों में बांट दिया जा रहा है, बहुत हद तक देखिए फ्री बीज में भी ना बहुत चीजें संभव है। आप उनको सुविधाओं में दीजिए, कैश आप फ्री बीज में दे रहे हैं, कैश जो का लाभ है उसको भी डिफरेंशिएट किया गया है। आप जो है उन्हें लाभ दीजिए, लाभ देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको दूसरे तरीके से बहुत अच्छी हेल्थ की सुविधा हो, बहुत अच्छी शिक्षा की सुविधा हो, बहुत अच्छे सामाजिक सुरक्षा हो, वो आप उन पे खर्च कीजिए। तो वो आप उसे फ्री बीज में कहूं कि नहीं होगा, लेकिन इस मामले में आप उनको सुविधाएं दीजिए। आप सुविधाएं देखिए, कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 1200 रुपए उनके अकाउंट में, 1500 रुपए उनके अकाउंट में, किसानों को बोनस, ये तमाम चीजें जो आप दे रहे हैं, ये देश को गर्त में डालने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई है, अब इसको बंद करें तो बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? जो भी बांधेगा। पहले तो आप देखिए, ये यू टर्न में कहूंगा जय दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के, अगर आपको याद होगा लाहौटी जी ने कई बार उस पर लिखा भी होगा कि
जो जब रमन सिंह जी जब बोनस देने का प्रयास कर रहे थे तो केंद्र से उनको मनाही हो गई थी। ये 13 से 18 के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। तो बोनस के खिलाफ थे और किसी भी तरीके की सब्सिडी के खिलाफ थे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और इस तरीके से उन्हें मनाही कर दी गई थी कि हम किसी भी तरीके का बोनस नहीं बांटेंगे और सब्सिडी पे तो हम दे ही नहीं सकते। तो जो व्यक्ति सब्सिडी के खिलाफ हो, बोनस के खिलाफ हो, वो व्यक्ति आज पक्षधर है फ्री बीज का, सबसे बड़ा सिपाही है, सबसे बड़ी मुखर आवाज में वो आवाज दे रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि यू टर्न है और इस देश को गर्त में ले जाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को चरमराने के लिए, तोड़ने के लिए काफी। अब ये सभी कॉपी कर रहे हैं। आप देखिए साउथ में भी यही हो रहा है, नॉर्थ में भी यही हो रहा है। इस तरीके की जो फ्री बीज की चीजें, आप झारखंड में भी देखिए मामला जो 1200-1500 वो 31 रुपए तक पहुंचे। जो लाडली बहना थी छत्तीसगढ़ में मातारी वंदन है, अब झारखंड में आप देखिए कि 31 तक पहुंच गया है। आप महाराष्ट्र भी देखिए, हाँ, बढ़ते जा रहा है। तो ये आपकी जिस तरीके से शासन करने की राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी बढ़ती जा रही है, फ्री बीज का हिस्सा बढ़ते जा रहा है। मिला जुला के ऐसा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो गई है, खराब हो रहा है। आर्थिक जो क्रेडेंशियल है, जो हमारी इंटरनेशनल, हमारी जो एक सीआर बनती है, जो सिविल डिटेल बनती है, वो सब चीजें हमारी खराब होती है और हो भी रही है। और अत्यधिक हम लोन में भी जा रहा। अब होता ये है कि अब जिस तरीके से हम पार नहीं पाएंगे तो लोन होगा। आप और मैं अगर छत्तीसगढ़ में है तो आज आपको मैं बता दूं कि जब आप और हम लोग छत्तीसगढ़ बना था तो हम लोग को कुछ 1900 या 2000 रुपए कर्ज में थे। आज आप और हम सब 27,000 रुपए से लेके 29,000 रुपए के कर्जे पे हैं। तो जब आप अपने बजट से आप ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं तो आप लोन लेते हैं और लोन इतना अत्यधिक हो जाता है तो ये समस्याएं और बड़ी होंगी। तकलीफ ये है कि कोई भी दल, कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वो इससे बैन क्यों नहीं कर पा रहे हैं या देश हित की बातें क्यों नहीं कर, क्योंकि आप देखिए कि जो भी रोकेगा वो दल जीत के नहीं आ पाएगा। ये कांग्रेस को भी समझ में आ गया है। बिल्कुल। और इसमें ऐसा भी है उचित शर्मा जी कि फिर नए तरीके से पूरी स्ट्रेटेजी बना के जनता के बीच में कहीं ना कहीं लोगों को जाना होगा या कुछ ऐसी मुहिम चलानी होगी एनजीओ को या किसी को भी जो कि इसको बताए, समझाए, लिटरेट करे, लोगों को शिक्षा दे कि यह गलत है। बहरहाल समय की बाध्यता है। आप तीनों हमारे मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद एशियन न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। नतीजा हमारे सामने 23 तारीख को होगा। बहरहाल पिछले कुछ सालों से बनी राजनीतिक वजहों से मिलकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को बेहद जटिल और कांटे की टक्कर वाला बना दिया है। शायद यह राज्य के राजनीतिक इतिहास का सबसे जटिल चुनाव है। यह एक ऐसा चुनाव बनता जा रहा है जिसकी भविष्यवाणी करना चुनाव विश्लेषकों के लिए भी मुश्किल साबित हो रहा है। चुनाव नतीजे जो भी हों, लेकिन राज्य और केंद्र दोनों की राजनीति में नई धाराएं देखने को मिल सकती हैं। बहरहाल बीजेपी और उसके खिलाफ लड़ रही कांग्रेस और सहयोगी दल दोनों महाराष्ट्र के इस संग्राम को जीतना चाहेंगे और नतीजा जो भी हो हमारे सामने कल चुनाव हो जाएगा, कल मतदान हो जाएगा और 23 तारीख को नतीजा हम सबके सामने होगा। फिर डिस्कशन करेंगे। हमारे सभी दर्शकों से निवेदन है कि तब तक के लिए बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।